नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। बिस्तक के इस खास फ्राइडे के फंड शो में आप सबका बहुत स्वागत है। आज म्यूचुअल फंड्स पर एक बार फिर बातचीत होगी इस वॉलेटाइल मार्केट में बाजार के उतार चढ़ाव के बीच में आपके पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस रखें, इस मुद्दे पर। और खास तौर से एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इस समय हमारे साथ इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए, आपकी बातों को, आपके सवालों को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही खास गेस्ट हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जितेंद्र सोलंकी जी। सर नमस्कार, वेलकम टू बिस्तर। नमस्कार। सर सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया बाजार को लेकर के जानना चाहूंगी, क्योंकि बाजार इस समय काफी वॉलेटाइल नजर आ रहा है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ समय में बहुत कुछ हो गया देश के अंदर भी, इकोनॉमी से रिलेटेड भी, जिसका बाजार पर बहुत असर पड़ा है। पहले अर्निंग सीजन से गुजर रहे थे तो बाजार वॉलेटाइल था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन आई, उसका भी बाजार पर बहुत असर पड़ा। एक समय पर तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि बाजार स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सरेंडर नहीं करेगा भारत पाकिस्तान की टेंशन में। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि बुरी तरह टूट भी गया इंडियन शेयर मार्केट। और उसके बाद जब बाजार में सीज फायर के बारे में सुना, जब अनाउंसमेंट हुई, देश के प्रधानमंत्री ने भी बात की, उसके बाद हमने 25,000 के लेवल तक भी जाते देखा है निफ्टी को। और फिर से एक बार आज अगर देखा जाए तो मुनाफा वसूली, एक कंसोलिडेशन का फेज इस समय बाजार में देखने को मिल रहा है। आज जब हम बातचीत कर रहे हैं 16 मई को, तो पूरा हफ्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। कैसे देख रहे हैं ऐसे मौके पर बाजार? देखिए, बाजार में उतार चढ़ाव बहुत रहा और मैं ये कहूंगा कि अभी थमा नहीं है। जो भी हम रिएक्शन बाजार में देख रहे हैं वो रिएक्शन आ रहा है कि कैसे आपके जो इवेंट्स हैं, ग्लोबल इवेंट्स हो या डोमेस्टिक इवेंट्स हो, वो कैसे अनफोल्ड हो रहे हैं। अभी हम्म। आगे क्या स्थिति होगी कह पाना बहुत मुश्किल है, चाहे हम ग्लोबल बात करें या इवन डोमेस्टिकली भी बात करें। तो बाजार जो है काफी वोलेटाइल रहने वाला है आने वाले समय में भी। तो हम्म। इन्वेस्टर्स को काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सर। लेकिन ऐसे समय में सबसे पहला सवाल तो यही है कि अभी अनसर्टेनिटी लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी की, या अगर लंबे ड्यूरेशन के लिए देखें तो बाजार स्टेबल नजर आता है, क्योंकि इसका पोर्टफोलियोज पर बहुत गहरा असर पड़ता है। देखिए, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका कोई भी इवेंट्स हैं, ग्लोबल इवेंट्स हैं या डोमेस्टिक इवेंट्स हैं, अनफोल्ड होते हैं और फिर एक टाइम के बाद रिजॉल्व हो जाते हैं। तो जब हम्म। अगर लंबी अवधि की बात करें तो लंबी अवधि में फिर आपकी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगी वो ज्यादा मैटर कर जाता है, हम्म। ग्लोबली सिनेरियो में भी। और ओवरऑल आप इंडिया एज एन इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगा, अगर हम अगले 10-15 साल की बात करते हैं तो वो मैटर कर जाता है जब हम अपनी निवेश की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम वोलेटिलिटी देख रहे हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं है, ये शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर आपका परफॉर्मेंस, इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस वो हम्म। ज्यादा मैटर करेगा आपके फंड को परफॉर्म करने के लिए। जी। और सर अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए भी अनसर्टेनिटी देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए मान के चल रहे हैं कि शायद स्टेबिलिटी आएगी, तो ये जो दौर अभी चल रहा है, अगर इस हिसाब से मैं इस लिहाज से पूछूं, तो पोर्टफोलियोज को क्या रीबैलेंस करने की जरूरत है? और अगर है तो किस तरीके से अब अपने पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस करना चाहिए? क्योंकि कई निवेशक ऐसे हैं जो ये महसूस कर रहे हैं कि वो इस समय बाजार की सिचुएशन में फंस गए हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म नजरिया लेके चले थे और जिन्होंने एक अच्छा एसेट एलोकेशन बनाया हुआ था उनको पोर्टफोलियो में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। हम्म। अगर ऐसे इवेंट्स आते हैं, इवेंट बेस्ड चेंजेस बहुत कम आपको पोर्टफोलियो में करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, आपने एज एन इन्वेस्टर जरूर ये देखना चाहिए पोर्टफोलियो में कहीं आप ओवर अपने एक्सपोजर तो नहीं ले रखा था। आप शायद थीमेटिक की तरफ आप ज्यादा चले गए थे, या आपने पोर्टफोलियो में इस तरह का एक्सपोजर ले लिया था जो आप सोच रहे थे कि परफॉर्म करेगा, लेकिन कुछ ग्लोबल इवेंट्स अनफोल्ड हो गए, डोमेस्टिकली सिचुएशन चेंज हो गई। तो वहां पे आपको पोर्टफोलियो में चेंज करने की जरूरत पड़ती है, या आपका एसेट एलोकेशन चेंज हो जाता है, तब आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। बट ओवरऑल अगर अप्रोच में एसेट एलोकेशन है आपके लॉन्ग टर्म में, तो आपको पोर्टफोलियो रीजिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अपने पोर्टफोलियो में आपने कुछ कंसिडरेशन लेके, आपने कोई शॉर्ट टर्म व्यू लेके आपने कहीं पे एक्सपोजर लिया था, वो जरूर आपको रीलुक करने की जरूरत पड़ जाती है।
जी। और सर अगर ये रीबैलेंसिंग की जरूरत पड़ रही है निवेशकों को, तो ये रीबैलेंसिंग किन चीजों को दिमाग में रखकर होनी चाहिए, कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखें, कैसे एसेट को अब अलोकेट करें? देखिए, रीबैलेंसिंग का जरिया है करने का कि आप रीबैलेंसिंग जब करते हैं तो आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को देखते हैं। उस पोर्टफोलियो में आप देखते हैं कि पहला ओवरऑल एसेट एलोकेशन, जब हम डिफरेंट एसेट क्लास की बात करते हैं, आपका इक्विटी में कितना है, डेट में कितना है, गोल्ड में कितना है। फिर आप विद इन इक्विटी को एलोकेशन देखते हैं कि आपने लार्ज कैप कितना लिया है, मिड कैप कितना आपने एक्सपोजर ले रखा है, आपने सेक्टर थीमेटिक में आपने कहीं ज्यादा एक्सपोजर तो नहीं ले रखा। तो इन फैक्टर्स को, वो एक ओवरऑल एसेट एलोकेशन आपको देखना पड़ता है, एक विद इन एसेट क्लास आपको एसेट एलोकेशन देखना पड़ता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती है। तो जब हम्म। भी आप रीबैलेंसिंग करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपने जो अप्रोच आप शुरू में लेके चले थे, वो अप्रोच तो अभी चेंज नहीं हो गई है। वो अप्रोच अगर चेंज हो गई है तो आपको फिर रीबैलेंसिंग उसी हिसाब से करना पड़ता है कि आप अपने एसेट एलोकेशन पे स्टिक रहें, उसी को आप लेके चले। तो रीबैलेंसिंग करने का जो पर्पस होता है वो ये कि आपके कुछ फंड्स, आपने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं लिए थे, आपने गलत सेक्टर में तो निवेश नहीं कर दिया था, या आपने ओवर एक्सपोजर तो नहीं कर दिया था। हम्म। इनको चेंज करने की जरूरत पड़ती है जब आप रीबैलेंसिंग करते हैं। एसेट एलोकेशन भी चेंज हो जाता है अगर इक्विटी मार्केट अब जैसे दोबारा से बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, तो हम्म। आप अगर 60-40 का रेशो लेके चले थे, अब वो 70-30 हो गया, तो आपको रीबैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ जाती है, जिससे कि आपकी जो अप्रोच है उसी पे आप जो है स्टिक रहे, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जी। इस समय कौन से सेक्टर्स आपको बेहतर लग रहे हैं सर, कौन से सेक्टर्स हैं फोकस में म्यूचुअल फंड्स के? देखिए, वैसे तो जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो डाइवर्सिफाइड होता है, सभी हम्म। सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम्म। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से हम चेंजेस देख रहे हैं, तो डिफेंस एक आज की डेट में बहुत अच्छा कंसिडरेशन हो गया है, इन्वेस्टर्स लाइक करने लगे हैं, क्योंकि अब डिफेंस की तरफ बहुत बड़ा फोकस इंडिया कर रहा है, ग्लोबली भी हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत बड़ा फोकस हो रहा है, कंजम्पशन आपका है, वहाँ पे बहुत बड़ा फोकस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस ऑलरेडी चल रहा है। तो ये ऐसे 3-4 सेक्टर्स हैं जहाँ ईवी की तरफ बहुत बड़ा फोकस होने वाला है। हम्म। तो ये वो सेक्टर्स है। अब क्योंकि हम थीम की बात करते हैं, देखिए हम थीम की बात करते हैं, ईवी की हमने थीम की बात की, अब ईवी थीम के साथ और भी बहुत सारे सेक्टर्स उसी के अंदर जुड़े हो सकते हैं, जिनको हम्म। उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। तो वो अपने आप में फिर अलग से जो है एक अट्रैक्शन हो जाते हैं। जी। सर एम्फी का हाल ही में डेटा आया है जिसमें अप्रैल में एसआईपीज और म्यूचुअल फंड के आंकड़ों को एम्फी ने अपनी रिपोर्ट में जारी किया है, और अगर उसके ऊपर नजर डालेंगे तो एक रिकॉर्ड एसआईपी का बना है, जिसमें 26,632 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एसआईपी में आया है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है, और इसको बहुत ही पॉजिटिवली भी मार्केट देख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कंसर्न है वो ये है कि इक्विटी फंड्स जो है उसमें इनफ्लो कम हो गया है इस समय। तो सवाल यहाँ पर ये बैठता है कि क्या इक्विटी फंड्स अनअट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्या इक्विटी फंड्स में अभी निवेश करने का सही समय नहीं है, क्यों कर रहे हैं इन्वेस्टर्स ये, हट क्यों रहे हैं पीछे इक्विटी फंड्स में निवेश करने से? देखिए, दो कारण है। पहली बात तो जब हम अप्रैल की बात करते हैं तो मार्च में काफी आउटफ्लो होता है। हम्म। लोग अपने फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, अपने अगर अपने फाइनेंसिस को रिजिक करते हैं, फाइनेंशियल क्लोजिंग के लिए मैच करने की कोशिश करते हैं, तो काफी विड्रॉल भी होते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट फिर अप्रैल में दोबारा आ जाता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, शेयर बाजार काफी वोलेटाइल रहा है। अब इस वॉलेटिलिटी में स्वाभाविक है कि इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा कंसर्न बन जाता है कि अभी निवेश करें या नहीं करें। देखिए, अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, वो सिनेरियो था जब हमारे यहाँ ट्रेड वॉर ऑलरेडी हो गया था, और भारत पाकिस्तान के भी टेंशन शुरू हो गए थे, तो इन्वेस्टर्स का कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर लेते हैं, ये सोचकर कि अभी मार्केट में क्या होने वाला है नहीं पता है। तो हम्म। ऐसे 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से स्पेसिफिकली इक्विटी के अंदर इनफ्लो आपको कम दिखाई देगा। जी। सर लेकिन अगर इक्विटी फंड्स के बारे में और आपसे थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँ, तो क्या ये समय अनअट्रैक्टिव तो नहीं है इस समय इक्विटी फंड्स के लिए? क्या निवेश इक्विटी फंड्स में करते रहना सजेशन होगा निवेशकों के लिए? देखिए, शेयर बाजार में निवेश आपका रुकना नहीं चाहिए, कोई भी हम्म। इवेंट अनफोल्ड होते हैं, उसमें अगर शेयर बाजार का गिरने के चांसेस आपको दिख रहे हैं,
तो मुझे लगता है वो तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आता है। हम्म। अगर शेयर बाजार डाउन होता है और अच्छा खासा डाउनफॉल होता है, तो किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए वो बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है निवेश करने के लिए। क्योंकि अगर आप केवल चढ़ते बाजार में निवेश करने की कोशिश करेंगे कि हमेशा अपराइजिंग सिनेरियो ही आपको मिले, तो वो कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और बेसिक फंडामेंटल है किसी भी इन्वेस्टिंग का कि शेयर बाजार में खास करके आप लो प्राइस पे खरीदते हैं और हाई प्राइस पे सेल करते हैं। तो अगर हम्म। बाजार डाउन जाता है तो आपको लो प्राइस पे चीजें मिलती हैं। तो इसीलिए निवेश जो है आपका रुकना नहीं चाहिए। आपका वोलेटाइल अगर सिनेरियो चल भी रहा है, खासकर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये सिनेरियो और भी उनको देखने को मिलेंगे। उनको शायद ये साइकिल 3-4 बार देखने को मिलेगी। हम्म। तो इन साइकिल्स में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है, ना कि अपना निवेश रोकना होता है। जी। और सर, अगर इक्विटी फंड से निवेश हटता है या इक्विटी फंड्स के अलावा कोई और ऑप्शन देखने हो निवेशकों को, तो वो किस तरफ जा सकते हैं? देखिए, इक्विटी फंड्स के अलावा हम एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हम्म। हैं। डेट में अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। जी। गोल्ड एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपका हम्म। है एज एन एसेट क्लास। सिल्वर को हम देख रहे हैं कि सिल्वर जो है काफी अट्रैक्टिव हो रहा है। अगर हम अगले 4-5 साल का कंसिडरेशन लेके चलें, तो ये कुछ दूसरे एसेट क्लासेस हैं। एक नया एसेट क्लास या नया जो निवेश का जरिया है वो सेबी ने अभी अप्रूव किया है, वो मिलेगा, SIF की बात हम कर रहे हैं। तो वो एक हम्म। अलग निवेश निकल के आएगा। तो एसेट क्लास गोल्ड, सिल्वर, डेट है, SIF करके आएगा। तो ये वो इन्वेस्टमेंट के जरिए हैं जो अट्रैक्टिव हो सकते हैं किसी भी निवेशक के लिए, और प्रॉबली आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा किसी न किसी रूप में हो सकता है। जी। सर, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, ऑलरेडी अप्रैल का महीना बीत चुका है, लेकिन ऐसे समय में जब अगले पूरे फाइनेंशियल ईयर की लोग प्लानिंग करते हैं, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि टैक्स बेनिफिट्स उनको कहाँ पर मिल सकते हैं, टैक्स के लिहाज से वो कहाँ पे बचत कर सकते हैं। क्या एसआईपी करने के जरिए, क्या म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी टैक्स बेनिफिट्स हम कमा सकते हैं? ऐसे कौन से फंड्स हैं जो टैक्स बेनिफिट्स देते हैं निवेशकों को? देखिए, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टैक्स बेनिफिट है वो केवल ELSS में मिलता है, इक्विटी लिंक हम्म। सेविंग स्कीम। और वो 80C के जरिए मिलता है आपको। लेकिन आई थिंक वो सिनेरियो अभी चेंज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो नया टैक्स रिजीम है इसमें वो सब डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। जी। तो अगर आप नए टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं ऑलरेडी, तो आपको जो है ELSS का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम्म। तो म्यूचुअल फंड में केवल ELSS है जिसके अंदर आपको 80C का बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा और कोई अभी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें एडिशनल आपको टैक्स बेनिफिट मिले। और ये डिडक्शन नए टैक्स रिजीम में क्योंकि नहीं है, तो मुझे हम्म। लगता है कि वहां पे फिर ये अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं। जी। सर, नए निवेशकों को जो अभी बहुत ज्यादा एसआईपी के बारे में बहुत डिटेल में नहीं समझते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इस समय बाजार में निवेश करने का, वो हाल के समय में काफी पॉपुलर यूथ के बीच में भी हुआ है। तो नई जनरेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट में काफी ज्यादा आगे आ रही है, एसआईपीस करना शुरू कर चुके हैं न्यू इन्वेस्टर्स। तो इन निवेशकों को किस तरह से अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए, ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि हम अपना निवेश शुरू कैसे करें, किस तरह के फंड्स में अपनी इनिशियल अर्निंग्स को लगाएं, और फिर वो गलत निवेश और फिर निवेशक फंस जाते हैं बुरी तरह। क्या स्पेसिफिक थीम्स पर टारगेट होना चाहिए? क्या किसी तरीके के क्या इंडेक्स फंड्स पर टारगेट रखें? किस तरीके से अपने निवेश की शुरुआत करें? देखिए, कोई भी नया निवेशक है, पहली बात तो थीम थीम बेस्ड फंड्स तो बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल राय नहीं दूंगा कि आप सबसे हाई रिस्क कैटेगरी में शुरुआत करें। अगर हम्म। आप एसेट एलोकेशन जानते हैं, हम्म। समझते हैं थोड़ा सा, तो मुझे लगता है लार्ज कैप से आप शुरुआत कर सकते हैं। चाहे उसमें आप इंडेक्स फंड भी चूज कर सकते हैं, तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हम्म। अगर आप एसेट एलोकेशन नहीं जानते हैं और फिर भी आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो मल्टी एसेट फंड्स एक ऐसी कैटेगरी है जो जिसमें कि एसेट एलोकेशन फंड मैनेजर कर रहा है, तो आप उन हम्म। फंड्स का चुनाव कर सकते हैं, वहां से शुरुआत आप कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आप एसेट एलोकेशन कितना समझते हैं, अपना क्राइटेरिया रख सकते हैं। लेकिन किसी भी नए निवेशक के लिए मेरी राय यही होगी कि हाई रिस्क कैटेगरी के फंड ना चूज करें, शुरुआत आप लार्ज कैप से करिए। कंसिस्टेंसी मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, तो धीरे धीरे आपकी समझ हो जाएगी। तो आप दूसरी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं, या फिर वो डाइवर्सिफिकेशन या एसेट एलोकेशन आप फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए। आप हाइब्रिड कैटेगरी का ले सकते हैं, जिसमें आपके इक्विटी एंड डेट हाइब्रिड कैटेगरी है।
और दूसरा मैंने कहा मल्टी एसेट फंड जो है उनका चुनाव कर सकते हैं। जी सर, इंडेक्स फंड्स बेहतर रहेंगे इस समय, या फिर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स का जो कॉन्सेप्ट है, एसआईएफ जिसको बोला जाता है, किसमें निवेश करना ज्यादा बेहतर होगा? देखिए दोनों ना अलग कैटेगरी है। एसआईएफ एक ऐसी एसेट क्लास निकल के आ रही है, एक ऐसा निवेश जो प्रोबेबली हाई रिस्क टेकर को जो है ज्यादा सूट करेगा। एसआईएफ क्या है, एसआईएफ में थोड़ा सा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट इंक्लूड हो गया, जहाँ पे डेरिवेटिव्स भी इंक्लूड होगा। तो फंड मैनेजर के लिए डेरिवेटिव्स को यूज करके रिटर्न जनरेशन होगा। तो जब सेबी ने ये क्लास निकाली, सेबी ने इसको निकाला, तो यही मंशा थी कि टीएमएस और म्यूचुअल फंड, रिटेल म्यूचुअल फंड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में एक ऐसी कैटेगरी बनाई जाए कि जो लोग म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी निवेश करते हैं, अगर वो थोड़ा सा हाई रिस्क ले सकते हैं तो वो इसमें निवेश कर सकते हैं। तो एसआईएफ उनके लिए है जो समझते हैं, हाई रिस्क टेकर हैं, उनके लिए एसआईएफ बना है। पर मुझे नहीं लगता कि हर इन्वेस्टर्स को एसआईएफ में जाने की जरूरत है। जी सर, अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे अलग अलग तरीके की असेट एलोकेशन के बारे में, अपने पोर्टफोलियो में किस तरीके से एसेट को एलोकेट करें, तब दो कमोडिटीज का नाम आपने लिया, उनके बारे में भी सवाल करना चाहूंगी। एक है गोल्ड और दूसरा है सिल्वर। सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों के ही प्राइसेस में बेहद ज्यादा फ्लक्चुएशन इस समय देखने को मिल रहे हैं। गोल्ड एक समय इतना ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ा था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो गिरावट जरूर आई है गोल्ड में, लेकिन अभी भी 95,000 से ज्यादा ही उसका प्राइस है इस समय भी। गोल्ड में तो भयंकर तेजी आई हुई है सर, बहुत तेज चल रहा है। तो क्या ये सही समय है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, या अभी नीचे आ सकता है, नीचे आने का वेट करें? और अगर अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो कितना प्रतिशत हमारे पोर्टफोलियो में गोल्ड का होना चाहिए बेहतर रिटर्न्स के लिए? देखिए गोल्ड हमेशा से एक एसेट एसेट एलोकेशन रहा है, जिसका हम्म। एसेट एलोकेशन में बड़ा हिस्सा होता है। और हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन काउंट करते हैं उसको। लगभग मुझे लगता है कि 5, 10, 15% आपके पोर्टफोलियो में अगर गोल्ड का हिस्सा रहेगा तो आपकी एसेट एलोकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। बट हम्म। बहुत ज्यादा एलोकेशन भी गोल्ड में करने की जरूरत नहीं है, कंसीडरिंग आपने जो रनअप अभी देखा है। अब ये रनअप क्यों आता है? गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास रहा है कि जब भी अनसर्टेनिटी आएगी तो आपको गोल्ड हमेशा जो है एक सेफ हेवन दिखाई देता है इन्वेस्टर्स को। हम्म। तो इसलिए वो गोल्ड में ज्यादा निवेश करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए गोल्ड का रनअप हमने अभी देखा है, बट हो सकता है ये रनअप जो है ना रहे इतना ज्यादा। अगर हमारा जो है सिनेरियो सही हो जाते हैं, आगे सब कुछ सही चलता है, तो गोल्ड में आपको फिर ये रनअप जो है नहीं दिखेगा। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ऐसा लगता है 5, 10, 15% का अगर आप अपने उसमें पोर्टफोलियो में रखते हैं तो मुझे लगता है वो एक अच्छा एसेट एलोकेशन हो सकता है। जहां तक सिल्वर की बात है, तो सिल्वर एक ऐसा एसेट क्लास है जिसका डिपेंडेंट है इंडियन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन सबसे ज्यादा होता है। और अगर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन उसका होने लगे, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करने लगे, तो सिल्वर में आपको रनअप दिखाई देता है। बट हम्म। सिल्वर का मुझे अलग से एसेट एलोकेशन में नहीं करना चाहिए। ये जो 15% का जो आप एसेट एलोकेशन गोल्ड के लिए रखा है, उसी के अंदर सिल्वर का भी एसेट एलोकेशन में हिस्सा हो सकता है, अगर हम्म। आपको सिल्वर देखते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, दोनों एसेट क्लास अलग तरीके से काम करती है। सिल्वर आपका जो है इकोनॉमी कैसा कर रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होगी उसकी। हम्म। जहां तक गोल्ड की बात है, तो गोल्ड लॉन्ग टर्म में एक डिसेंट रिटर्न देता है, और अनसर्टेनिटी सिनेरियो में आपको गोल्ड रनअप होता हुआ दिखाई देगा। जी, तो सर अभी जो वॉलेटिलिटी गोल्ड में चल रही है उसमें क्या वेट करने की सलाह होगी? अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं गोल्ड में निवेश करने से पहले, या फिर अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड किया जा सकता है, ये समय सही है? देखिए जब भी ऐसा सिनेरियो आता है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना कि मैं वेट करूं, गोल्ड को आने दूं नीचे। अब कितना नीचे आएगा, क्या 95,000 से 50,000 दोबारा से नीचे आ जाए, कह पाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें सबसे बढ़िया जो विकल्प होता है वो ये कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टैगर कर लो। अगर हम्म। आपको 10 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आप 5 रुपए अभी इन्वेस्ट करो, तो 5 रुपए को आप होल्ड करके रखो। अगर हम्म। गोल्ड कल को नीचे आता है तब आप उस 5 रुपए को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टैगर करने में जो है ज्यादा अच्छा अप्रोच होगा, रेदर देन वेटिंग। क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितना नीचे आएगा और कब आएगा, इसका कोई टाइमलाइन नहीं है। तो जब ऐसा हम्म। डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता है, तो फिर स्टैगर करने में आपका ज्यादा अच्छी अप्रोच हो जाती है। जी सर, जब एसआईपी की बात करते हैं तो हाल के सिनारियों में
स्टेप अप एसआईपी का कॉन्सेप्ट बहुत सामने आ रहा है, क्योंकि लोगों के जो नीड्स हैं, लोगों के जो एम्स हैं, जो गोल्स हैं, वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें पहले सिर्फ रिटायरमेंट फंड्स देखते थे, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते थे, लेकिन इस समय जो यूथ इन्वेस्ट कर रहा है उनके बहुत डाइवर्सिफाइड गोल्स हैं। तो ऐसे में स्टेप अप एसआईपी प्रेजेंट सिनारियो में क्या बेनिफिशियल हो सकती है, और कैसे करनी चाहिए स्टेप अप से एसआईपी? देखिए, स्टेप अप एसआईपी क्या होता है कि आप अपनी एसआईपी को एक निश्चित परसेंटेज पे, एक निश्चित वैल्यू पे आप हर साल इंक्रीज करते रहते हैं। हम्म। आप स्टेप अप एसआईपी कहाँ यूज करते हैं? आपकी आपको जितना रिक्वायर्ड है सेविंग्स का, वो सेविंग्स आज आपके पास है नहीं, तो आप उससे कम में ही स्टार्ट कर सकते हैं, उतनी सेविंग नहीं है, तो एक हम्म। जरिया हो जाता है कि आप लो सेविंग से स्टार्ट करो, उसको धीरे धीरे स्टेप अप करते रहो, और कुछ सालों के बाद जो कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है आप उस पर पहुंच जाते हैं। और उसका एक और फायदा है कि आपकी एडिशनल सेविंग भी आपकी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाती रहती है। तो आपकी हम्म। अगर 10% सेविंग इंक्रीज हुई तो आप 5% का आपने स्टेप अप एसआईपी आपने कर दिया। तो इस तरीके से स्टेप अप एसआईपी होती है। और स्टेप अप एसआईपी का सिनेरियो से कोई लेना देना नहीं है, एक हम्म। ऑप्शन है आपके पास ये करने के लिए कि आपकी सेविंग्स बढ़ती रहे, उस इन्वेस्टमेंट में आपकी सेविंग्स बढ़ती रहे। तो एक अच्छी अप्रोच है इन्वेस्टर्स के लिए कि आप कम से शुरुआत करें, जितनी आपके पास सेविंग है आज उससे शुरुआत करें, और जैसे जैसे आप सेविंग इंक्रीज होते हुए देखते हैं वैसे उसको स्टेप अप करते रहें। जी सर, थोड़ा थीम्स के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। इस समय डिफेंस के स्टॉक्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस समय। डिफेंस में इस समय निवेश भी लोग करने की बातें कर रहे हैं। इंडियन डिफेंस की ताकत अभी भारत पाकिस्तान के टेंशन्स के बीच में ही लोगों ने देखी भी है, पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिहाज से क्या डिफेंस एज अ थीम अट्रैक्टिव लगती है? क्या अभी इस थीम पर दाम लगाया जा सकता है? देखिए, थीम का ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और वो ये है कि आपको एंट्री तो मिल जाएगी लेकिन एग्जिट आपको नहीं पता है। अब डिफेंस थीम है, कितने हम में से लोग ये एनालाइज कर सकते हैं कि डिफेंस में अभी क्या होने वाला है, हम्म। क्या कॉन्ट्रैक्चुअल होने वाला है, मतलब कितना इंडिया आगे प्रोग्रेस करेगा। प्रोग्रेस जरूर करेगा, ये निश्चित है, लेकिन कितना प्रोग्रेस करेगा, क्या हमें आगे देखने को मिलेगा, डिफेंस पे कितना लेआउट होगा, कितना फोकस होगा, कहाँ तक कंपनियों को फायदा होगा, और किस समय पे एग्जिट स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी डिफेंस या किसी भी थीम से। वो एग्जिट स्ट्रेटेजी बहुत मुश्किल होती है। हमने देखा था आईटी और इंफ्रा एक ऐसी थीम थी, एक ऐसे सेक्टर्स थे जिनसे एग्जिट ले पाना बड़ा मुश्किल हो गया इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि हम्म। जब इंफ्रा डाउन गया तो काफी प्रोलॉन्ग गया। अब क्या डिफेंस आज अट्रैक्टिव लग रहा है, मान लीजिए 6-7 साल में कुछ स्टेगनेंट हो जाता है, तो वो क्या लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा? तो हम्म। डिफेंस थीम में सबसे बड़ा इशू होता है, इसलिए मेरे नजरिए में थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट तो आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप उसको बिल्कुल नहीं समझते हैं। यही स्टॉक्स आपको डाइवर्सिफाइड फंड में भी मिलेंगे, तो वहां पे हम्म। आपको स्टॉक का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन थीम कोई सा भी हो, डिफेंस हो या कोई भी हो, अगर आप नहीं समझते हैं, देखिए, प्रोबेबली कोई डिफेंस सर्विसेज में है, उसको डिफेंस थीम अच्छे से समझ में आएगी, वो हम्म। जानता होगा कि डिफेंस में क्या होने वाला है। लेकिन बाहर से हम बैठे हुए हमें नहीं पता है डिफेंस में क्या होगा आगे चल के। अच्छा, डिफेंस में वो कंपनी कैसे परफॉर्म करेंगी, कैसे उनको बेनिफिट मिलेगा, तो ये सब एनालिसिस कर पाना बहुत मुश्किल है, और इस एनालिसिस के बिना आप थीम या सेक्टर फंड में निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी भी चाहिए। तो मेरा यही नजरिया है कि अगर आपको थीम नहीं समझ में आती है, आप ना निवेश करें, और अगर आपको समझ में आती है तो भी 5% से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। जी। और ये जो सलाह है ये हर तरीके के थीमेटिक फंड्स के ऊपर लागू होती है? सबके ऊपर थीम बेस्ड कोई भी है, उसका डिपेंडेंट ही उस पर्टिकुलर सेक्टर पे है। तो अगर हम्म। सेक्टर की आपको जानकारी नहीं है, तो आपको नहीं पता होगा कि कब निकलना है। उस सेक्टर में जो काम करता है उसको ज्यादा अच्छे से जानकारी होगी कि ये सेक्टर कैसे परफॉर्म करता है। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। कई सवाल हमारे पास हमारे व्यूअर्स के और निवेशकों के आते रहते हैं, जिनको हम लगातार एड्रेस कर रहे होते हैं, और उससे कंपाइल करके हम आपके सामने अपने व्यूअर्स की ही भाषा में एक सवाल लेकर के आते हैं। मान लीजिए सर, किसी ने रिटायरमेंट की तैयारी की है और बाजार इस समय काफी वॉलेटाइल हो गया है। 14-15 साल तक उस शख्स ने निवेश किया रिटायरमेंट के बारे में सोच करके, और 2025 में उसे वो अपना निवेश निकालना है।
लेकिन पोर्टफोलियो अभी भी डाउन है, क्योंकि बाजार में पिछले कुछ समय में जो वॉलेटिलिटी आई है, ज्यादातर पोर्टफोलियो इस समय लाल रंग में है और हर निवेशक परेशान है। अगर पोर्टफोलियो 40 से 45% विड्रॉ करने के टाइम पे डाउन होता है, ऐसे में उस निवेशक को एग्जिट कैसे कराई जाएगी? अगर आपसे ये जानना चाहें तो आप क्या इस पे सलाह देंगे? देखिए, रिटायरमेंट की स्ट्रेटेजी को समझते हैं। पहली बात तो 14-15 साल अगर आपने निवेश किया है तो आपको अच्छे अच्छा ग्रोथ मिल गया होगा अपने कॉर्पस पे। हम 14-15 साल पहले हम इंडेक्स को लेते हैं और आज इंडेक्स को लेते हैं, तो आप काफी अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर चुके हैं। तो हम्म। आपका जो पोर्टफोलियो डाउन होगा वो आपका आज के कॉर्पस की वैल्यू के हिसाब से डाउन होगा, ना कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से। तो पहली बात तो ये। दूसरा, जब भी आप विड्रॉल स्ट्रेटेजी रिटायरमेंट में लगाते हैं तो वो हम्म। विड्रॉ स्ट्रेटेजी पूरा कॉर्पस विड्रॉ करने की नहीं होती है। इसका सबसे बढ़िया जो स्ट्रेटेजी है वो ये कि आप बकेट्स बनाइए। आप बकेट्स बनाइए, उस बकेट्स में अगले 2 साल के एक्सपेंसेस का एक बकेट बन गया, इमरजेंसी फंड का एक बकेट बन गया। इस तरीके से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बकेट बनाइए और उस बकेट के अकॉर्डिंग फिर आप विड्रॉल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इस बकेट में स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि अगर कुछ मेरी जो रिक्वायरमेंट 10 साल के बाद आने वाली है रिटायरमेंट के बाद, उसको मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, क्योंकि वो स्टिल इसी मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगी, क्योंकि मुझे उस पर ग्रोथ करना है। तो मैं सिर्फ वो विड्रॉ करूंगा जो मुझे अगले 2-3 साल में रिक्वायर्ड होगा। तो हम्म। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से विड्रॉल होगी, तो वहां पे आप उस चीज से बचेंगे कि आपको पूरा का पूरा कॉर्पस निकालना है। तो हम्म। पोर्टफोलियो डाउन तो होगा, लेकिन आप उस लॉस में नहीं बैठेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट से आपको कम मिल रहा है, आपको ग्रोथ ऑलरेडी मिल चुका है। हम्म। लेकिन इस मार्केट सिनेरियो में ऑब्वियसली आप पूरा नहीं निकालेंगे। आप बकेट स्ट्रेटेजी को अपनाएं, उससे फायदा ये होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप निकालते रहिए। और आगे चल के जो फंड आपको ऑलरेडी 10 साल के बाद यूज करना है, उसको आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है आज के टाइम में। जी, जितेंद्र जी, बहुत सारे सवाल हमने आपके सामने रखे हैं। ज्यादातर जो कंफ्यूजन्स है इस समय निवेशकों की, उनसे रिलेटेड हमने ये सवाल बनाए थे, जिसका मुझे लगता है कि जो जवाब आपकी तरफ से आए हैं वो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे म्यूचुअल फंड और एसआईपी करने के तरीके को। और पोर्टफोलियो को लेकर के जो लोग परेशान हैं उनको भी काफी कुछ जवाब मिल गए होंगे उनके पोर्टफोलियो से रिलेटेड। सर, हमारे साथ बिस्तक पे जुड़ने का, फायदे के फंड के शो में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र सोलंकी जी, जिनके साथ हमने ये जाना है कि किस तरीके से जब वॉलेटाइल बाजार होता है तो आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। अगर आप नए तरीके से निवेश करने की सोच रहे हैं, बाजार में एंट्री लेने की सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीस के जरिए, तो आपको क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप बाजार से इस समय एग्जिट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड से अपने एग्जिट करना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से अपने पूरे प्लान्स बनाने चाहिए, ये सब कुछ आज के फायदे के फंड के एपिसोड में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कुछ सवाल हैं अगर, तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिए, क्योंकि हर हफ्ते संडे को रात 8 बजे फायदे के फंड का एक इंटरव्यू सेशन हम पब्लिश करते हैं, जिसमें आपके सवाल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे निवेशकों को किस तरीके से अपने पोर्टफोलियोज के लिए मदद चाहिए एक्सपर्ट्स की, और एक्सपर्ट से ही जानते हैं उनके जवाब। तो बिल्कुल हमें कमेंट्स में अपने क्वेश्चन जरूर भेजिए और अपनी राय भी इस शो पर जरूर भेजिए। देखते रहिए बिस्तक।